स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में तेनाली रामा की नई और बहुत मजेदार कहानी। यह कहानी अकबर और बीरबल की कहानी से भी ज्यादा मजेदार है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, महाराज कृष्णदेव राय कभी कभी तेनाली राम को साथ लेकर विजयनगर की प्रजा का दुख सुख जानने के उद्देश्य से भ्रमण के लिए निकल जाते थे। ऐसे भ्रमण के समय दोनों आम नागरिकों जैसे परिधान में रहते थे। एक दिन महाराज ने कहा, तेनालीराम, राजकाज की समरसता से बड़ी ऊब हो रही है। क्यों न हम लोग 2-4 दिनों के लिए कहीं भ्रमण के लिए निकल जाएं। इससे समरसता भी दूर होगी और हम लोग अपनी प्रजा की वास्तविक स्थितियों को भी समझ पाएंगे। तेनालीराम भला महाराज की बातों का क्या विरोध करता। वह तुरंत तैयार हो गया। कार्यक्रम तय हो गया। उस दिन तेनालीराम यात्रा की तैयारी के लिए अपने घर चला गया। दूसरे दिन यात्रा आरंभ होनी थी, इसलिए तेनालीराम ने आनन फानन में अपनी तैयारियां पूरी कर लीं। उसने थैले में कुछ कपड़े रखे, जेब में कुछ मुद्राएं रखीं, जूतों को साफ किया, घोड़े को नहला धुलाकर उसकी मालिश की। हो गई उसकी तैयारी पूरी। ऐसे भी वह महाराज के साथ जा रहा था, इसलिए राह व्यय आदि की चिंता उसे नहीं करनी थी। फिर भी उसने कुछ पैसे अपने साथ रख लिए थे, यह सोचकर कि पता नहीं कब पैसों की आवश्यकता पड़ जाए। तेनालीराम का मानना था कि पैसों का कोई विकल्प नहीं होता। पैसों का काम पैसे से ही पूरा हो सकता है। दूसरे दिन वह महाराज के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ा, यानी उन दोनों की यात्रा प्रारंभ हो गई। यात्रा के दौरान महाराज तेनालीराम से प्रायः कुछ बातें किया करते थे। उनकी बातों में कई प्रकार की जिज्ञासाएं हुआ करती थीं। इस बार यात्रा का पहला पड़ाव एक नगर की धर्मशाला में था। महाराज ने धर्मशाला पहुंचकर स्नान किया और वस्त्र बदले। फिर तेनालीराम के साथ पैदल ही नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि उनके राज्य का यह नगर खुशहाल था। बाजार में प्रकाश था। अधिकांश दुकानों में तोरण द्वार लगे हुए थे। एक स्थान पर महाराज ने भीड़ देखी तो तेनालीराम के साथ वे यह देखने के लिए उस स्थान पर गए कि भीड़ क्यों लगी हुई है। उस स्थान पर पहुंचकर महाराज ने देखा कि एक धनाढ्य व्यक्ति गरीबों के बीच अनाज और पैसे बांट रहा है। महाराज उस व्यक्ति की दानशीलता से बहुत प्रभावित हुए और तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, ऐसे दानी और पुण्यात्मा लोगों से ही धरती टिकी हुई है। देखो इस दानी को, कितनी एकाग्रता से यह गरीबों को दान दे रहा है। महाराज इतना ही बोल पाए थे कि दानकर्ता के पास खड़े 2 पगड़ीधारी लठैतों ने नारा बुलंद किया, बोलो ध्यानी चंद सेठ की। दान लेने के लिए खड़े लोगों ने आवाज लगाई, जय। इस जयकार की गंज के साथ ही महाराज तेनालीराम का हाथ पकड़कर पुनः धर्मशाला की दिशा में चल पड़े। महाराज चाहते थे कि तेनालीराम दान पर भी कुछ बोले। जिस तरह लोगों ने उस सेठ के लिए जयकार किया था, उससे महाराज के मन में भी इच्छा हो गई थी कि कभी वे भी गरीबों की बस्ती में जाएंगे और उनकी सहायता के लिए अन्न और द्रव्य दान करेंगे। तब लोग उनके लिए भी ऐसे ही जयघोष करेंगे। सत्ता हमेशा ऐसे ही छोटे प्रलोभन से उत्पन्न जय के मद में डूबी रहती है। महाराज की इस चाह में भी सत्ता का वही मद काम कर रहा था। महाराज द्वारा पूछे जाने पर भी तेनालीराम ने सेठ के दान के प्रसंग में कुछ भी नहीं कहा। महाराज क्षुब्ध हो उठे और तेनालीराम से चिढ़कर कहा, तुम कैसे मनुष्य हो? एक प्रश्न मैंने तुमसे कई बार पूछा लेकिन तुम मौन साधे रहे। आखिर क्यों? महाराज, मैं एक ऐसा मनुष्य है जिसका अपनी देह और मन पर पूर्ण अधिकार है, तेनालीराम ने कहा। यह है आपके अभी अभी पूछे गए प्रश्न का उत्तर। क्या मतलब? महाराज ने कहा, क्यों उलझी हुई बातें कर रहे हो? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाता है,
नाविक नौकाएं चलाता है, धनुर्धारी शरसंधान करता है, गायक गीत गाता है, वादक वाद्ययंत्र बजाता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति स्वयं पर शासन करता है। मैं ज्ञान यात्रा का यात्री हैं, इसलिए स्वयं पर शासन करने का अभ्यास करता हूँ। उचित अवसर आने पर ही मैं आपके पूर्व प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब तक ये बातें हो रही थीं, तब तक धर्मशाला आ गया था। महाराज तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और अपने प्रश्न की उपेक्षा के कारण कुपित भी हो उठे थे, इसलिए विश्राम के लिए अपने कक्ष में चले गए। जाड़े की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तेनालीराम ने मध्य रात्रि में महाराज के कमरे का द्वार खटखटाया। महाराज ने द्वार खोला तो दरवाजे पर तेनालीराम को देखकर साश्वर्य प्रश्न किया, क्या हुआ तेनालीराम? इतनी रात गए तुमने द्वार क्यों खटखटाया? महाराज, बड़ी कृपा होगी यदि आप वस्त्र बदल लें और इस समय नगर भ्रमण के लिए चलें। शाम को या दिन को जो नगर दिखता है वह नगर का एक रूप है। नगर का वास्तविक रूप तो रात को ही दिखता है, तेनालीराम ने कहा। महाराज मान गए और तैयार होकर तेनालीराम के साथ धर्मशाला से बाहर आ गए। दोनों पैदल चलते हुए बाजार की ओर आ गए। शाम को इस बाजार में कितनी चहल पहल थी। महाराज सोच रहे थे कितना भव्य और संपन्न दिख रहा था बाजार। अभी किस तरह सन्नाटे में पड़ा है, मानो यहां कभी मनुष्य के पांव ही न पड़े हों। दुकानों के आगे प्रकाश के स्थान पर अंधेरा था। वे दोनों चलते रहे। एक स्थान पर उन्होंने देखा, एक बेसहारा आदमी एक दुकान के पायों की ओट में ठिठुर कर लेटा हुआ है। ठंड से बचाव के लिए उसके पास कंबल नहीं था। वे लोग धीमी चाल से उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा विरोधी दिशा से एक व्यक्ति कंबल ओढ़े चला आ रहा था। उसकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी और वह तुरंत उसके पास गया और अपना कंबल उतारकर धीरे से उसने उस व्यक्ति को ओढ़ा दिया और स्वयं बिना कंबल के ही तेज कदमों से वहां से चला गया। उसने उस व्यक्ति पर कंबल डालते समय इतनी सतर्कता निभाई कि उस व्यक्ति की नींद न टूटे। महाराज यह दृश्य देखकर चमत्कृत हो उठे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, ऐसे ही लोगों के कारण धरती टिकी हुई है। असल दान तो यही है। बाकी दान के नाम पर जो कुछ भी होता है वह प्रशस्ति पाने का प्रयास है, उपक्रम है, व्यापार है, और कुछ भी नहीं। महाराज मन ही मन ग्लानि से भर उठे कि उनके मन में भी गरीबों को कुछ दान करके अपना जयघोष सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। उन्होंने तेनालीराम को गले लगाते हुए कहा, तेनालीराम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, विजयनगर में अमन चैन था। महाराज कृष्णदेव राय की लोकप्रियता आकाश छू रही थी। उन्हें प्रजापालक, न्यायप्रिय और धैर्यवान शासक माना जा रहा था। अपने राज्य में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी उन्हें कृपालु और उदार शासक कहा जाने लगा था। उनकी लोकप्रियता के पीछे तेनालीराम की बुद्धि की बड़ी भूमिका थी। तेनालीराम उनके कार्यों को कुछ ऐसा रूप दे देता था कि लोगों को महाराज की स्वार्थ सिद्धि में भी उदारता और न्यायप्रियता की झलक मिलने लगती थी। कुछ दिन पहले ही जब महाराज अपने राज्य के विकास की रूपरेखा तय करने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब तेनालीराम की बुद्धि के कारण उनके काफिले ने बिना कुछ दिए प्रजा से भोजन भी प्राप्त किया और गुणगान भी, मानो महाराज और उनका काफिला प्रजाजनों से भोजन प्राप्त कर उन पर उपकार कर रहे हों। राज्य भ्रमण के समय में महाराज जहां कहीं भी गए वहां प्रजाजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह सब तेनालीराम की कुशाग्र बुद्धि का ही परिणाम था। लेकिन तेनालीराम ने राज्य भ्रमण के बाद से महाराज में कुछ विचित्र से परिवर्तन देखे। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, किंतु महाराज की भंगिमाओं में हो रहे बदलावों पर अनायास ही उसकी दृष्टि पड़ती और उसे लगता कि महाराज में दर्प का समावेश हो रहा है।
वे कुछ बोलते तो तेनालीराम को लगता कि यह महाराज नहीं, महाराज का अभिमान बोल रहा है। इसके बाद अपने स्वभाव के अनुरूप तेनालीराम महाराज की प्रत्येक चेष्टा और अभिव्यक्ति पर गौर करने लगा। बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर महाराज के बारे में उसकी स्पष्ट धारणा बनी कि अभी हाल के दिनों में महाराज जब राज्य भ्रमण के लिए निकले थे तो जगह जगह उन्हें जो अतिशय सम्मान मिला, इससे उनके गरिमाबोध का विस्तार हो गया। अनायास सम्मान से मनुष्य में गर्व का भाव आता ही है। महाराज में यह गर्व बोध बढ़कर घमंड में परिणत हो गया है। तेनालीराम को चिंता हुई कि महाराज का घमंड यदि और बढ़ा तो राज्य में उनकी प्रजापालक वाली छवि को क्षति पहुंचेगी। मगर महाराज के बहुत निकट होते हुए भी उसके और महाराज के बीच मर्यादा की एक क्षीण रेखा भी थी। वह उस रेखा का उल्लंघन करना नहीं चाहता था। इसलिए महाराज को वह सीधे यह नहीं कह सकता था कि महाराज आप घमंडी हो गए हैं। प्रजा के बीच लोकप्रिय बने रहने के लिए आपका मृदु व्यवहार आवश्यक है। स्वाभाविक रूप से तेनालीराम दिनरात इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि कोई उपाय सूझे तो वह महाराज को उनके बदल रहे स्वभाव के प्रति सचेत कर दे। एक दिन महाराज घोड़े पर सवार होकर राजभवन से बाहर निकले तथा एक पगडंडी पर सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़े। यह पगडंडी आगे तेनालीराम के आवास की ओर जाती थी। तेनालीराम उसी पगडंडी से राजभवन की ओर जा रहा था। महाराज को उस पगडंडी से आते देखकर तेनालीराम चौंक पड़ा। इतनी सुबह महाराज राजमार्ग छोड़कर इस पगडंडी से भला कहाँ जा रहे हैं? यह प्रश्न अपने मस्तिष्क में लिए तेनालीराम पगडंडी के किनारे के खेत में खड़ा होकर महाराज की प्रतीक्षा करने लगा। उसके मन में शंका उठ रही थी कि पास में ही गरीबों की बस्ती है और इन गरीबों ने महाराज को कभी देखा होगा, यह आवश्यक नहीं है। इस बस्ती के लोग दिन भर दूरदराज में परिश्रम करते हैं और रात गए अपने घर लौटते हैं तो नशे में होते हैं। सस्ती मदिरा और मांस इनकी कमजोरी है। इनकी दिनचर्या और रहन-सहन दोनों ही इस बात की संभावना पैदा नहीं होने देते कि ये महाराज को जाने। परिश्रम ही इनका महाराज है। ये अपने परिश्रम के द्वारा अपने दुखों से पार पाते हैं, इसलिए इन्हें किसी की परवाह भी नहीं होती कि वह कोई फकीर है या राजा। अपने काम से मतलब रखने वाले इन लोगों की बातों में अजीब सी तलखी है। ये बिना लागल पेट के बातें करते हैं और करे भी क्यों नहीं। काम मिला तो किया, पैसा कमाया तो खाया पिया और मौज किया। काम नहीं मिला तो भूखे ही सो गए, न किसी से लिया न दिया। ऐसी जीवन शैली में औपचारिकताओं का स्थान ही कहाँ है। तेनालीराम अभी यह सोच ही रहा था कि एक महिला बस्ती की राह से एक बच्चे की उंगली थामे आई और उसी पगडंडी पर चलने लगी जिस पर महाराज घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे थे। महिला के निकट आने पर उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, अरे हट। रास्ता छोड़। उनके मुंह से यह पंक्ति खत्म भी नहीं हो पाई थी कि महाराज का घोड़ा महिला और बच्चे के इतने निकट से गुजरा कि घोड़े के पार्श्व भाग से महिला को धक्का लगा और वह झटके से बच्चे समेत गिर पड़ी। महाराज ने पीछे घूमकर देखा और घोड़ा धीमा कर बोले, तू बहरी है क्या? मैं चीखकर तुम्हें राह से हटने के लिए कह रहा था। तू बहरी ही नहीं, अंधी भी है। तुम्हें दिखा नहीं कि मैं आ रहा हूं। बीच राह पर चलने में तुझे मजा आ रहा था। महाराज के तेवर देखकर तेनालीराम अपने स्थान से दौड़ा हुआ आया और उसने महिला को उठाया। महिला और उसके बच्चे दोनों को चोट लगी थी। महिला की नाक से खून टपक रहा था और बच्चे का घुटना छिल गया था। उनकी स्थिति देखने के बाद भी महाराज न तो घोड़े से उतरे और न ही उस महिला को डांटना बंद किया। तेनालीराम को देखकर थोड़े संयत जरूर हुए और सामान्य स्वर में तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, यह महिला असभ्य है, इसे राह में चलना भी नहीं आता।
बीच सड़क पर बच्चे का हाथ पकड़कर टहलती हुई जा रही थी। तेनालीराम कुछ कहता इससे पहले महिला ने महाराज को टोका, अरे काहे झूठ बोलता है, तू तो घोड़े को उस डाकू की तरह भगाता आ रहा था, जैसे उसके पीछे सिपाहियों का दल पड़ा हुआ हो। महाराज के लिए यह टिप्पणी असह्य थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने ऐसा संवाद नहीं सुना था। वे आगबबूला हो उठे और चीखे, तू अंधी और बहरी दोनों है। तुझे घोड़े की टाप नहीं सुनाई दी? तुझे नहीं दिखा कि मैं आ रहा है? अरे तू क्या भगवान है? तुझसे तेज फूटती है कि उसकी चैन से मैं जानती कि भगवान आ रहे हैं, या कि मेरी पीठ में आंख है कि मैं देखती कि एक अंधा घोड़े पर सवार भागा आ रहा है और मैं राह छोड़ देती। तेनालीराम ने बीच में हस्तक्षेप किया, जाने दे मां। अब जो होना था हुआ, और महाराज की ओर मुंह करते हुए तेनालीराम ने महाराज से कहा, आप भी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें महाराज। मैं जरा इस बच्चे को वैद्य जी से दिखलाकर इन्हें घर पहुंचाऊं। इसके बाद तेनालीराम ने बच्चे को गोद में ले लिया और बिना महाराज की ओर देखे उस महिला से कहा, आओ मां, जरा वैद्य जी के पास चलो। महिला महाराज को मन ही मन कोसती हुई तेनालीराम के साथ चलने लगी। महाराज तेनालीराम की ओर विस्मय से देखते रह गए। बिना किसी अभिवादन के तेनालीराम वहां से महिला और बच्चे के साथ चला गया। उस दिन पगडंडी से गुजरकर महाराज राजमार्ग पर आए और राजमार्ग से ही राजभवन पहुंचे। उनका मन क्षोभ से भरा हुआ था। एक तो जीवन में ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी थीं, जैसी बातें उन्हें एक महिला सुना गई थी जिसके शरीर पर ढंग के वस्त्र भी नहीं थे। दूसरी यह कि तेनालीराम जैसा सभासद जो वर्षों से उनकी सेवा में है, उस महिला का दुर्व्यवहार देखने के बाद भी उसी महिला के साथ जा खड़ा हुआ। उनके मन में क्रोध का ज्वार उठ रहा था। यह तेनालीराम जो मेरे कारण पूरे राज्य में सम्मानित है, दूसरे राज्यों में भी जिसकी विद्वत्ता की चर्चा होती है, वह भूल गया कि मैं उसका अन्नदाता है। मेरे कारण ही उसे सम्मान अर्जित करने का अवसर मिला। मैंने उसे अपने राज्य का विदूषक नहीं बनाया होता तो वह कहीं भाड़ झोंक रहा होता और वह महिला चांडालिन। मैं उसकी धृष्टता का ऐसा दंड दूंगा कि उसे तो क्या, उसके खानदान के किसी भी सदस्य को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। महाराज का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। सच भी है कि जब सत्ता मद चढ़ता है तब मनुष्य उचित अनुचित का ध्यान नहीं रख पाता। उसका स्वत्व महत्वपूर्ण हो जाता है और सर्वोपरि हो जाती है उसकी इच्छा। मानवमन की गति तेनालीराम अच्छी तरह समझता था, इसलिए महाराज कृष्णदेव राय में आए परिवर्तनों को भी वह जान समझ रहा था। उसे बस इतनी चिंता सता रही थी कि महाराज की भूलों का एहसास वह उन्हें कैसे कराए। आज जब वह उस महिला को सहारा देने के लिए उद्यत हुआ, उस समय भी उसकी इच्छा महाराज को अपनी भूलों के प्रति सचेत करना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। महाराज तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से चले गए। तेनालीराम ने समझ लिया कि महाराज वहां से आवेश में गए हैं और उसे मालूम था कि महाराज का आवेश जल्दी जाता नहीं है। तेनालीराम ने उस महिला और बच्चे को वैद्य से दिखलाकर उन्हें विदा किया और राजभवन जाने की बजाय अपने घर लौट आया। बहुत देर तक चिंतन मनन करने के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा और अपने निष्कर्ष के अनुरूप कुछ करने के लिए सक्रिय हुआ। उसने एक योजना का प्रारूप भोजपत्र पर तैयार किया। प्रारूप तैयार हो जाने के बाद उसने उसे फिर से देखा, मनन किया। इसके बाद उसने कपड़े बदले, घोड़ा निकाला और विजयनगर से बाहर निकलकर सुंदर घाटी पहुंचा। सुंदर घाटी एक ऐसा राज्य था जहां के कलाकारों को दूर दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त थी।
तेनालीराम ने वहां एक प्रसिद्ध नाट्य संस्था के संचालक से भेंट की तथा उसे अपनी योजना समझाई। फिर उसे कुछ मुद्राएं भेंट करते हुए कहा कि कार्यक्रम के बाद आपके सभी कलाकारों को मेरी ओर से विशेष पुरस्कार भी मिलेगा और यह पुरस्कार यादगार भी होगा और पारिश्रमिक भी। 2 दिनों के बाद ही विजयनगर में नववर्ष महोत्सव होना था। महाराज ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वयं अपनी देखरेख में सारी तैयारियां करवाई थीं। उन्हें कई स्थलों पर तेनालीराम की आवश्यकता महसूस हुई। तेनालीराम उस दिन से ही लापता था जिस दिन महाराज के घोड़े की चपेट में आकर एक महिला और उसका बच्चा चोटिल हो गया था। पहले तो महाराज को तेनालीराम के इस तरह गायब होने से बहुत क्रोध आया, लेकिन जब उसके गायब हुए 2 दिन हो गए तब उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास होने लगा। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि उस दिन उनका आचरण न तो भद्रजन जैसा था और न ही शासकोचित। उस महिला के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया वह अहंकारजनित आचरण ही कहा जाएगा। ऐसा विचार कर महाराज ने तेनालीराम को बुलाने के लिए सेवक को भेजा। सेवक ने लौटकर सूचना दी कि तेनालीराम 2 दिन पहले घोड़े से कहीं गए हैं तथा अभी तक नहीं लौटे हैं। उनके घर में उनके इस तरह बिना किसी सूचना के कहीं चले जाने को लेकर परिजन चिंतित हैं। यह सूचना मिलने पर महाराज और चिंतित हो गए। उसी दिन महाराज के पास 2 कलाकार आए। उन्होंने महाराज से बताया कि वे सुंदर घाटी से आए हैं। हरियाली से भरे अपने राज्य के कलाकारों का एक कार्यक्रम विजयनगर के नववर्ष महोत्सव के खुले मंच पर करना चाहते हैं। महाराज को उन कलाकारों ने बताया कि उनका कार्यक्रम पीड़ित मानवता की सेवा का संदेश देगा। महाराज ने उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी क्योंकि यह खुला मंच था ही राज्य के बाहर से आए अपने अपने क्षेत्र के महान कलाकारों के लिए या ऐसे कलाकारों के लिए जो अपनी कला के माध्यम से समाज को कोई संदेश देने का संकल्प लेते हों। अंततः विजयनगर का नववर्ष महोत्सव प्रारंभ हो गया। ऐसा संभवतः वर्षों बाद हुआ जब महोत्सव में तेनालीराम शामिल नहीं हुआ। ऐसे सभासद जो तेनालीराम की विद्वत्ता से ईर्ष्या करते थे वे भी उसकी अनुपस्थिति का कारण जानने को उत्सुक थे तथा जो उसके प्रशंसक थे वे भी। महाराज की विवशता थी कि वे तेनालीराम के संदर्भ में कुछ कर नहीं सकते थे, बस उन्होंने अपने खुफिया तंत्र को उसके बारे में पता करने का निर्देश दे दिया था। महोत्सव स्थल पर खुला मंच का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जब सुंदर घाटी के कलाकारों का कार्यक्रम आरंभ हुआ तब उसके संचालक ने एक पंक्ति की घोषणा की, किसी को पतित या कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा मत करो क्योंकि ये वैसे लोग हैं जो अभी उठे नहीं हैं। रंगमंच से पर्दा हटने पर सबके सामने हरियालियों से सजा एक दृश्य आया। सुंदर घाटी का यह सौंदर्य इसकी हरियाली और सुंदर फूल पत्तियों के कारण है। दृश्य के साथ यह पार्श्व ध्वनि सुनाई पड़ी। पार्श्व ध्वनि में आगे सुना गया, सुंदर घाटी में बसने वाले कलाकार संपूर्ण धरा को हरियाली से आच्छादित करना चाहते हैं। उनकी चाहत की पवित्रता का परिणाम ही है कि वहां लौह दंड के सहारे तपस्या करने वाले ऋषि को अपनी तपस्या की पूर्णता का भान तब होता है जब उसके तप के प्रभाव से उसके लौह दंड पर भी फूल पत्ते उग आते हैं। सुंदर घाटी के कलाकारों का हृदय इतना कोमल और निष्पाप है कि उसके प्रभाव से वहां पवित्रता का ढोंग निष्प्रभावी हो जाता है। पार्श्व ध्वनि के साथ ही मंच पर एक ऋषि को लौह दंड के सहारे तपस्या करते दिखाया गया और ध्वनि प्रभाव से यह दर्शाया गया कि बहुत वर्ष गुजर गए और ऋषि के लौह दंड में पुष्प खिल गए, हरी भरी पत्तियां आ गईं। तभी वहां एक राजा हाथ में लौह दंड लिए आया और संकल्प लिया, जिस तरह ये महर्षि कठोर तप करके अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं उसी तरह मैं भी कठोर तप करके अपना जीवन सार्थक करूंगा। और वह राजा उसी महर्षि के पास लौह दंड गाड़कर तपस्या करने लगा। इसके बाद मंच पर तूफान और घनघोर वर्षा का दृश्य पैदा हुआ। राजा और ऋषि इस प्राकृतिक आपदा से बेखबर तपस्या में लीन रहे।
उसके बाद मंच पर अचानक एक दीनहीन व्यक्ति का पता हुआ आया। वह वर्षा से भीगा हुआ, कमजोर और बीमार था। वह ऋषि के पास जाकर गिड़गिड़ाया कि वे उसे कहीं सिर छुपाने की जगह बता दें। ऋषि अपनी तपस्या में लीन रहा और जब वह व्यक्ति ऋषि को झकझोरकर उससे सिर छुपाने की जगह बताने के लिए गिड़गिड़ाया तो महर्षि ने उसे धक्का देकर परे ठेल दिया और फिर अपनी तपस्या में लीन हो गया। फिर वह व्यक्ति तपस्या में लीन राजा के पास गया और राजा के पास जाकर गिड़गिड़ाया। राजा ने अपनी आंखें खोल दीं और उस व्यक्ति की दीनहीन दशा देखकर तपस्या से उठ खड़ा हुआ। राजा ने उस व्यक्ति को गोद में उठाया और बारिश में भीगते हुए उसे पास की एक कुटिया में ले गया। वहां उसने कुछ औषधीय पौधों के पत्ते तोड़े और उसका अर्क निकालकर उस व्यक्ति को पिलाया, जिससे वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। इसके बाद राजा अपने तप स्थल पर आया और पद्मासन की मुद्रा में आ गया। दर्शकों ने यह देखकर तालियां बजाई कि राजा के लौह दंड में हरे पत्ते और गुलाबी फूल खिलने लगे तथा ऋषि के लौह दंड के फूल पत्ते मुरझा गए। फिर पार्श्व ध्वनि गंजी, राजा प्रजापालक होता है। जो राजा अपनी गरीब प्रजा की सहायता को तत्पर रहता है, उसे उसका पुण्य तपस्या के फल के समान ही मिलता है। संदेशों से भरी इस छोटी सी नाटिका को महाराज कृष्णदेव राय ने भी देखा तथा उसमें निहित संदेश से प्रभावित हुए। उन्होंने उस मंच के अन्य कार्यक्रमों को भी देखा, लेकिन सुंदर घाटी के कलाकारों के दल के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को भूल नहीं पाए। निर्णायक मंडल ने जब सुंदर घाटी के कार्यक्रम में निहित संदेश को श्रेष्ठ माना और सुंदर घाटी के दल को विजेता घोषित किया, तब महाराज ने भी तालियां बजाईं। पुरस्कार वितरण के दौरान महाराज ने जो संक्षिप्त वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने तेनालीराम को याद करते हुए कहा, सुंदर घाटी के कलाकारों की तरह ही तेनालीराम पीड़ित मानवता की सेवा करने की आवश्यकता समझते रहे। फिर महाराज ने कहा, तेनालीराम हमारे दरबार के विदूषक ही नहीं, मेरे अनन्य मित्र हैं। आज वे यहाँ होते तो इस लघु नाटिका को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती, मगर मेरी ही एक भूल। महाराज की पंक्ति पूरी नहीं हो पाई थी कि कलाकारों के दल के बीच से एक व्यक्ति ऋषि की दाढ़ी अपने चेहरे से उतारता हुआ रंगमंच पर पहुंच गया। बस महाराज, आगे की पंक्ति मुझे कहने दें, कहता वह व्यक्ति जब महाराज के पास पहुंच गया तब महाराज के मुंह से हर्ष ध्वनि निकली, तेनालीराम कहाँ चले गए थे? उन्होंने तेनालीराम को अपनी भुजाओं में ले लिया और तेनालीराम ने पंक्ति पूरी की, हाँ, एक भूल ने मुझ में छुपे कलाकार को मंच पर आने का अवसर दिया। महाराज ने गद्द होकर अपने गले से मोतियों की माला उतारी और तेनालीराम के गले में डाल दी। इसके बाद विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा के प्रति और उदार हो गए। गरीबों के उत्थान के लिए उनके राज्य में कई कार्यक्रम आरंभ हुए, जिससे विजयनगर का यशोगान दूसरे राज्यों तक भी पहुंचा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 3 दोस्तों तेनालीराम अपनी मेधा के बूते विजयनगर के दरबार का सबसे लोकप्रिय सभासद बन चुका था। एक साधारण विदूषक ने इतनी तरक्की कर ली थी कि उसके सहकर्मी सभासद उससे ईर्ष्या करने लगे थे। तेनालीराम को किसी चीज का अभाव नहीं था। प्रायः दरबार में महाराज उसकी बातों से प्रसन्न होकर उसे कुछ न कुछ देते रहते थे। सहकर्मियों की ईर्ष्या का यही कारण था। एक दिन दरबार में इस बात की चर्चा आरंभ हो गई कि कोई किसी को कितनी बार मूर्ख बना सकता है, 1 बार, 2 बार या बार बार। अधिकांश सभासदों की राय थी कि कोई भी व्यक्ति किसी को 1 बार तो मूर्ख बना सकता है, बार बार नहीं। इस चर्चा में सभी सभासद बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, मगर तेनालीराम इस चर्चा के प्रति उदासीन था और चुपचाप अपने आसन पर बैठा हुआ था। महाराज कृष्णदेव राय स्वयं इस चर्चा में रुचि ले रहे थे। अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि तेनालीराम इस चर्चा में भाग नहीं ले रहा है तथा उदासीन भाव से अपने आसन पर इस तरह बैठा हुआ है मानो इस चर्चा का कोई अर्थ ही न हो।
सारा दरबार एकमत हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकता है। स्वयं महाराज ने यह बात निष्कर्ष के रूप में कही, मगर तेनालीराम तब भी शांत रहा। शेष सभासद महाराज की हाँ में हाँ मिलाते रहे। जब महाराज ने देखा कि इस चर्चा के निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद भी तेनालीराम शांत है, तब उन्होंने पूछा, क्या बात है तेनालीराम, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं मानते कि कोई भी किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकता है? तेनालीराम कुछ बोलता उससे पहले ही सारे सभासद हंस पड़े और उनमें से एक ने कटाक्ष किया, महाराज, तेनालीराम विद्वान हैं और वे हम सबको एक बार में मूर्ख बना सकते हैं, ऐसे में वे हमारी बात से सहमत क्यों होंगे? महाराज हंसते हुए पूछ बैठे, क्या सचमुच ऐसा है तेनालीराम? तुम एक बार में हम सबको मूर्ख बना सकते हो? तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं ऐसा कोई दावा कैसे कर सकता है? आप अन्नदाता हैं, आप स्वामी हैं और मैं सेवक हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि अभी जो कुछ कहा गया है उससे मैं सहमत नहीं है। तभी एक सभासद ने कहा, महाराज, दरबार के निष्कर्ष को नहीं मानने का अर्थ यही है कि तेनालीराम मानते हैं कि एक आदमी एक ही साथ हम सबको मूर्ख बना सकता है। तेनालीराम को अब गुस्सा आने लगा था। उसने महसूस किया कि दरबार के सभी सभासद आज उसे निशाना बनाकर घेर रहे हैं और उसने जो नहीं कहा है वही स्वीकार करवाना चाहते हैं। वह असल में इस तरह की व्यर्थ की चर्चा में पड़ना नहीं चाहता था जिसके कारण मौन था। महाराज उसकी चुप्पी तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम से सीधा सवाल किया, तो तेनालीराम, तुम यह मानते हो कि एक आदमी एक बार में पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है? अब तक तेनालीराम मन ही मन कुछ विचार कर चुका था। उसने आसन से उठकर कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, ऐसा हो सकता है। ठीक है, महाराज ने कहा, हमें प्रतीक्षा रहेगी। पर स्मरण रखना कि ऐसे प्रयास के समय तुम अकेले पड़ जाओगे और मेरे साथ सारे सभासद होंगे। सोचो, तब भी क्या तुम हम सबको एक साथ मूर्ख बना दोगे? जी हाँ महाराज, विनम्रता से तेनालीराम ने कहा। सारे सभासद तेनालीराम के इस उत्तर से सन्न रह गए। उन्हें तेनालीराम के इस उत्तर का अनुमान ही नहीं था। उन्हें लगा कि तेनालीराम अपनी औकात भूल गया है। महाराज उसके इस उत्तर से अवश्य नाराज होंगे। तेनालीराम की अब खैर नहीं। दूसरी तरफ महाराज सोच रहे थे कि तेनालीराम में विशेष योग्यताएं हैं। वह याद कर रहा है कि महाराज सहित सारे सभासदों को एक बार में ही मूर्ख बनाया जा सकता है, तो उसके इस साहसपूर्ण उत्तर का आधार अवश्य होगा। तेनालीराम जैसा व्यक्ति कभी यूं ही अपना मान रखने के लिए कुछ नहीं बोलता। यह देखना रोचक होगा कि किस प्रकार वह एक साथ सभी सभासदों को मूर्ख बनाता है। उस दिन बात आई गई हो गई। दूसरे दिन से महाराज के दरबार में सामान्य दिनों की तरह ही कामकाज होने लगा। सभासद और महाराज तेनालीराम की बात को भूल गए। एक दिन तेनालीराम अपनी खाट झाड़ रहा था। घर में सफाई हो रही थी। खाट झाड़ने पर खाट से कुछ खटमल गिरे। खटमलों को देखकर तेनालीराम के मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया और उसने उनमें से मोटे मोटे खटमलों को एकत्रित कर एक छोटी डिबिया में बंद कर लिया। रसोई से वह एक छोटी खरल, मूसली और एक छोटी चिमटी उठा लाया। इन सारी चीजों को उसने एक थैली में रख लिया। उसके होठों पर एक विचित्र मुस्कान तैर रही थी और आंखों में एक विशेष चमक थी। दूसरे दिन तेनालीराम अपने नियत समय से पहले बिस्तर से उठ गया और शीघ्रता से स्नान करके राजदरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय वह राजदरबार पहुंचा, उस समय वहां कोई नहीं आया था। उसने थैली से डिबिया निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसमें रखे खटमल महाराज के आसन पर उलट दिए।
फिर उसने डिबिया देखी। सारे खटमल महाराज के सिंहासन पर उड़ेले जा चुके थे और डिबिया खाली थी। इसके बाद तेनालीराम अपने आसन पर जा बैठा। धीरे धीरे सभासद आने लगे। दरबार भरने लगा। थोड़ी देर बाद दरबार के सारे आसन भर गए। महाराज भी आए और सभा की कार्रवाई शुरू हो गई। सभा की कार्रवाई अभी थोड़ी देर ही चली थी कि महाराज को एक खटमल ने काट लिया। महाराज ने पहलू बदला। थोड़ी राहत महसूस की कि फिर खटमल ने उन्हें काट लिया। थोड़ी ही देर में महाराज बेचैन हो उठे। खटमलों के काटने से वे परेशान थे। उन्होंने चीखकर क्रोध भरे स्वर में पूछा, मेरे आसन पर खटमल कहाँ से आ गए? एक सभासद ने कहा, महाराज, खटमल तो कहीं से भी आ जाते हैं और आ गए तो जिस खाट खटिया में पनाह लेते हैं उसे छोड़ते भी नहीं। मानव रक्त ही इनका आहार होता है, इसलिए ये ऐसी ही जगह पर बसेरा बनाते हैं जहां मनुष्य बैठता है या सोता है। आप में से कोई इन खटमलों से बचने का उपाय जानता हो तो कुछ करे। सभासद मौन हो गए। थोड़ी देर तक आपस में धीमे धीमे बातें करने के बाद एक सभासद ने कहा, सिंहासन पर गर्म पानी उड़ेलने से थोड़ी राहत मिल सकती है। महाराज खटमलों के काटने से परेशान हो उठे थे, जिसके कारण उन्होंने आवेश में कहा, राहत नहीं, छुटकारा चाहिए। स्थायी निदान बताएं। सभासदों को मानो सांप संघ गया। अब कहीं से फुसफुसाहट भी नहीं उभर रही थी। सबको मौन देखकर तेनालीराम अपने आसन से उठा, महाराज, मेरे पास इस समस्या से मुक्ति का एक रामबाण निदान है, जिसे आजमाया जाए तो खटमलों से मुक्ति मिल जाएगी। एक लगनशील व्यक्ति मेरे इस रामबाण निदान से करोड़ों खटमलों को मार सकता है। सभासद तेनालीराम की बात सुनकर चौंक पड़े। महाराज ने तेनालीराम की ओर अविश्वास से देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है तेनालीराम? जी हाँ महाराज, मेरे इस रामबाण तरकीब को आजमाकर देखें। मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं एक भी स्वर्ण मुद्राएं दंड के रूप में राजकोष में जमा कराने का वचन देता है। महाराज ने कहा, ठीक है तेनालीराम, तुम अपनी तरकीब आजमाकर दिखा दो। लेकिन महाराज, यदि मेरी तरकीब ठीक निकली तब मुझे क्या मिलेगा? तेनालीराम ने पूछा। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखते हुए कहा, मैं और इस दरबार के सारे सभासद मिलकर तुम्हें एक भी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब तेनालीराम महाराज के आसन के पास गया और आसन को थोड़ा उठाकर झटके से छोड़ा। एक दो खटमल झटके के कारण आसन से गिरे। तेनालीराम ने अपनी थैली से चिमटी निकाली और एक खटमल को पकड़कर खरल में डाला और मूसली से उसे कुचल दिया। फिर कहा, महाराज, यही है वह रामबाण तरकीब। आप चाहें तो इस तरह पकड़कर करोड़ों खटमलों को मारकर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अरे, यह तो ठगी है, महाराज ने चकित होकर कहा। तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने इस भरी सभा में जो बात कही उसका अक्षरशः प्रयोग किया और जिस रामबाण विधि का प्रदर्शन किया उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैं शर्त जीत चुका है। आगे आपकी इच्छा। महाराज ने स्वीकार कर लिया कि तेनालीराम शर्त जीत चुका है तथा उसे तत्काल राजकोष से एक भी स्वर्ण मुद्राएं देने का निर्देश देते हुए उन्होंने राज्य कोषागार के प्रधान से कहा, सभासदों के मासिक वेतन से इसकी आधी राशि प्राप्त कर ली जाए। सभी सभासदों के वेतन से समान राशि काटी जाए। क्यों? उन्होंने सभासदों की ओर उनकी सहमति जानने के लिए प्रश्न किया। सभी सभासदों ने कहा, ठीक है महाराज, हमें स्वीकार है। इसके बाद पुनः अपने आसन से तेनालीराम उठा और ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, धृष्टता क्षमा करें। कुछ दिन पूर्व इसी सभा में मुझसे प्रमाणित करने के लिए कहा गया था कि एक आदमी महाराज सहित पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है।
इसी शर्त को आज मैंने साबित किया है। मुझे इन एक भी स्वर्ण मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया अपना निर्देश वापस ले लें। फिर वह महाराज के आसन के पास गया और महाराज से थोड़ी देर के लिए आसन छोड़ने का अनुरोध किया। महाराज समझ गए कि तेनालीराम आसन से खटमलों का सफाया करने के लिए उपस्थित हुआ है। तेनालीराम जानता था कि खटमल थोड़ी देर पहले ही आसन पर रखे गए हैं, इसलिए अभी वे अपने छुपने का स्थान नहीं बना पाए होंगे। उसने आसन पटक कर खटमलों को उससे निकाला और उन्हें कुचलकर मार डाला। महाराज ने भरी सभा में तेनालीराम की मानसिक क्षमता की सराहना की और वह एक बार फिर सभासदों पर भारी पड़ा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 दोस्तों महाराज कृष्णदेव राय विद्वत्ता प्रेमी थे। स्वयं स्वाध्याय करते और स्वाध्यायियों की सराहना भी करते। उनके दरबार में प्रायः विभिन्न राज्यों के विद्वान आते और अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर उनसे उपहार आदि प्राप्त करते। विद्वानों को समात करते समय महाराज को आंतरिक प्रसन्नता होती। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक ऐसा भाषाविद पहुंचा जो भाषा के विकास पर विशेष अध्ययन कर चुका था तथा स्वयं 6-7 भाषाएं मातृभाषा की तरह बोल सकता था। उसने महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर कहा, महाराज, मैं इस देश में बोली जाने वाली प्रायः समस्त बोलियों और भाषाओं का ज्ञाता है और अनेक भाषाओं पर मेरा मातृभाषा की तरह अधिकार है। आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए, इसके लिए आपके सामने मैं यही बातें विभिन्न भाषाओं में दोहराता है। पहले तमिल में और वह फर्टीदार तमिल में वही बातें बोलने लगा। सभी सभासद चमत्कृत से उसे देखने लगे। अब तेलुगु और तेलुगु में भी वह बड़ी सहजता से बोल गया वही बातें। सभासदों को उसके इस भाषा ज्ञान पर घोर विस्मय हुआ। महाराज भी उस विद्वान के भाषा ज्ञान पर चकित थे और वह बोले जा रहा था। कभी कन्नड़, कभी उड़िया, कभी मराठी तो कभी गुजराती। महाराज ने स्वीकार कर लिया कि इस विद्वान के पास अद्भुत सामर्थ्य है। सभासद उसकी सराहना के लिए तालियां बजाने लगे। इसके बाद उस विद्वान ने महाराज से कहा, महाराज, अब आपके सभासद इस देश के किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली किसी भी बोली में, किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। मैं उनकी बातों का जवाब उनके द्वारा बोली गई भाषा में ही दूंगा। महाराज ने सभासदों को विद्वान से बातें करने का संकेत कर दिया। इसके बाद तो सभा में रह रहकर विभिन्न बोलियों में उस विद्वान से बातें होती रहीं और वह सभासदों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में ही जवाब देता। महाराज, तेनालीराम और सभासद सभी उस विद्वान के इस गुण की सराहना कर रहे थे। सभा भवन में एक भिन्न किस्म का माहौल था। इसी सराहना और उल्लास के स्वरों के बीच उस विद्वान ने सभासदों की ओर देखते हुए महाराज से कहा, महाराज, अब मेरी एक चुनौती है सभा भवन में उपस्थित किसी भी सभासद को या सभी सभासदों को कि इनमें से कोई भी यदि मेरी मातृभाषा बता दे तब मैं उसको एक भी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यदि कोई भी ऐसा न कर सके तब आप मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करेंगे। सभासदों के बीच सन्नाटा छा गया। महाराज भी मुश्किल में थे। वे भी नहीं समझ पाए कि यह विद्वान आखिर कहाँ का रहने वाला हो सकता है और कौन सी भाषा इसकी मातृभाषा हो सकती है। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम भी शांत था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस विद्वान ने सभी के ऊपर भरपूर अष्टि डाली और बोला, महाराज, मैं सभी की सुविधा के लिए बारी बारी से विभिन्न भाषाओं में बोल रहा है ताकि यह अनुमान लगाना आसान हो जाए कि मेरी मूल मातृभाषा कौन सी है। उस विद्वान के बोल लेने के बाद सभा भवन में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानो वहां कोई हो ही नहीं। महाराज ने फिर तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज,
मैं इस विद्वान की मातृभाषा बता दूंगा, मगर इन्हें एक दिन के लिए नहीं, एक रात के लिए मेरा अतिथि बनकर रहना होगा। महाराज ने कहा, क्यों तेनालीराम, अभी ही क्यों नहीं बताते? बस यूं ही महाराज, मेरी इच्छा है कि मां सरस्वती के इस वरद पुत्रा की सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हो, तेनालीराम ने कहा। विद्वान व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। सम्मान मिलने से उसके अहंकार को संतुष्टि मिलती है। इस विद्वान को तेनालीराम का प्रस्ताव पसंद आया। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं यह आतिथ्य ग्रहण करने के लिए तत्पर हूं, लेकिन शर्त है कि यदि ये मेरी मातृभाषा नहीं बता पाए तो इन्हें एक भी स्वर्ण मुद्राएं मुझे इन सभी सभासदों के समक्ष ही देनी पड़ेगी। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे इन जैसे विद्वान के साहचर्य और सान्निध्य के लिए इनकी यह शर्त स्वीकार है। फिर तेनालीराम उस विद्वान के साथ अपने घर आ गया। उस दिन की सभा विसर्जित हो गई। तेनालीराम के घर पर उत्सव जैसा माहौल था। उसके सगे संबंधी, इष्ट मित्र सभी बुलाए गए थे। शाम ढल चुकी थी। तेनालीराम के द्वार पर कई मशाल जलाकर प्रकाश किया गया था। तेनालीराम ने अपने पड़ोसियों को भी सूचित किया था कि उसके घर एक ऐसा विद्वान आया हुआ है जिससे वे चाहे जिस बोलिया भाषा में बात करें, वह उन्हें उसी बोली में उत्तर देगा। देर रात तक तेनालीराम के दरवाजे पर लोगों का मजमा लगा रहा। विद्वान जब थककर चूर हो चुका तब तेनालीराम ने लोगों को विदा किया। उसने विद्वान को खूब मीठे पकवान खिलाए, जिसके कारण विद्वान को नींद आने लगी। तेनालीराम ने उसके सोने की व्यवस्था अलग कमरे में कराई। जब विद्वान सो गया तब तेनालीराम ने एक सेवक को एक बर्तन में गर्म पानी दिया और कहा, तुम जाओ और जाकर उस सोए हुए अतिथि के एक पांव पर यह गर्म पानी उड़ेल आओ। इसके बाद जो कुछ भी होगा उससे मैं निपट लूंगा। सेवक डरता हुआ विद्वान वाले कमरे में गया। थोड़ी ही देर में विद्वान की चीख और कन्नड़ में उसके बोलने की आवाज सुनकर तेनालीराम उसके कमरे में पहुंचकर विद्वान से पूछा, क्या हुआ? विद्वान उस समय घबराया हुआ था। विद्वान ने तेनालीराम से कहा, तुम्हारे सेवक ने मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया। यह सुनकर तेनालीराम ने चीखकर अपने सेवक को आवाज लगाई, रामलिंगम, इधर आओ। सुनो, हमारे माननीय अतिथि क्या कह रहे हैं। रामलिंगम ने कहा, स्वामी, मैं आपकी दवा के लिए गर्म पानी लेकर आ रहा था। हाथ में गर्म पानी लेकर जब मैं दवा लेने के लिए इस कमरे में आया तो मेरा पाँव पलंग के पाए से टकरा गया और कटोरे से थोड़ा पानी छलककर इनके पाँव पर गिर गया, जिसके कारण ये जग गए और मैं इनके क्रोध से बचने के लिए डरकर बाहर भाग गया। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर अतिथि से क्षमायाचना की और उसके पाँव को ठंडे पानी से धोकर उस पर आलू के गूदे का लेप लगाया, जिससे अतिथि की जलन शांत हो गई और वह शांति से सो गया। दूसरे दिन तेनालीराम अपने विद्वान अतिथि के साथ महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज और सभी सभासद मानो उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तेनालीराम और विद्वान अतिथि द्वारा आसन ग्रहण कर लेने के बाद महाराज ने सभा की कार्रवाई शुरू कराई। विद्वान ने उठकर कहा, महाराज, मैंने तेनालीराम की शर्त पूरी कर दी है। अब आप तेनालीराम को कहें कि शर्त के अनुसार वे मेरी मातृभाषा बताएं या मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करें। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम अब बताओगे कि अतिथि की मातृभाषा क्या है? जी हाँ महाराज, हमारे अतिथि की मातृभाषा कन्नड़ है। यह सुनना था कि वह विद्वान अपने आसन से उठकर आश्चर्य से तेनालीराम को देखने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया, मेरी मातृभाषा कन्नड़ ही है। उसने यह भी कहा, महाराज, मैंने आपके दरबार की प्रशंसा तेनालीराम के कारण ही सुनी थी।
मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं इन जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को भेंट करते हुए हार्दिक प्रसन्नता होगी। यह कहते हुए उसने तेनालीराम को एक भी स्वर्ण मुद्राएं सौंपने की तत्परता दिखाई। सभाकक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, किंतु तेनालीराम ने यह कहते हुए यह धन लेने से मना कर दिया कि विद्वान उनका अतिथि है। अतिथि का सम्मान करना हमारी परंपरा है। अतिथि से कुछ प्राप्त करने की लालसा हमें नहीं होती। सभाकक्ष में बैठे सभी व्यक्ति तेनालीराम के इस इनकार से हतप्रभ रह गए। वह विद्वान तेनालीराम से इतना प्रभावित हुआ कि अपने ज्ञाता होने के अहंकार से मुक्त होकर तेनालीराम के चरण छू लिए तथा कहने लगा, तेनालीराम, आप जैसे व्यक्ति से मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं जीवन पर्यंत आपकी प्रतिभा और अतिथि सम्मान की भावना को नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा कहकर विद्वान महाराज कृष्णदेव राय के दरबार से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से यह जानना चाहा कि उसने कैसे जाना कि उस विद्वान की मातृभाषा कन्नड़ ही है। तेनालीराम ने हंसते हुए महाराज को रात की घटना सुना दी तथा कहा, महाराज, आदमी चाहे जितनी भी भाषाओं का ज्ञाता हो, वह अचानक मिली पीड़ा की उत्प्रेरणा से अपनी मातृभाषा में ही चीखेगा। मैंने इसी सूत्र के सहारे यह जान लिया कि विद्वान की मातृभाषा कन्नड़ है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों, एक बार विजयनगर के सम्राट महाराज कृष्णदेव राय की इच्छा हुई कि वे अपने राज्य का भ्रमण करें और अपनी प्रजा के दुख सुख को स्वयं अपनी आंखों से देखें, ताकि उन्हें अपने राज्य के विकास की योजना बनाते समय उन जरूरी बातों का ध्यान रह सके जिनका अभाव अभी उनकी प्रजा अनुभव कर रही है। उन्होंने अपनी इच्छा तेनालीराम को बताई। तेनालीराम ने महाराज की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसे महाराज की बातें अच्छी लगीं। उसने महाराज से कहा, महाराज, बहुत उत्तम विचार है। जितनी जल्दी हो सके राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बना लें। ठीक है, कार्यक्रम बन जाएगा, मगर मेरी इच्छा है कि राज्य भ्रमण के दौरान तुम मेरे साथ रहो, महाराज ने कहा। तेनालीराम ने तत्काल उत्तर दिया, आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है महाराज। आप आदेश करें, मैं आपको हर क्षण उपलब्ध मिलेगा। जल्दी ही महाराज के राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बन गया। महाराज ने अपने साथ कुछ चुनिंदे एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित सिपाहियों का दस्ता रखा और तेनालीराम के साथ घोड़े पर सवार होकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। पहले दिन ही संयोग ऐसा रहा कि राह में कोई बाजार नहीं मिला। घोड़े थक कर चूर थे। महाराज भी थकान का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, मुझे लगता है कि अब शाम ढलने को है। हमें यहीं कहीं अच्छी जगह देखकर पड़ाव डालना होगा। भूख और प्यास से सभी बेहाल हैं। भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे लग रहा है कि दाईं तरफ नजदीक में ही कोई नदी हमें मिल सकती है। आप भी अनुभव कर सकते हैं कि दाईं तरफ से जो हवा आ रही है उसमें शीतलता है। यह शीतलता नमी के कारण ही हो सकती है। महाराज ने तेनालीराम की बातें सुनकर दाईं तरफ अपने घोड़े को घुमाया और थोड़ी दूर तक मंथर गति से उसे दौड़ाया। इसके बाद उन्हें भी लगा कि तेनालीराम के अनुमान में सत्यता है और उन्होंने साथ चल रहे दस्ते को उसी दिशा में चलने का संकेत कर दिया। थोड़ी देर में ही वे लोग नदी के किनारे पहुंच गए। सम्मान करते हैं। वे चाहें तो पूरे खेत की फलियां तोड़ लें, कौन रोक सकता है उन्हें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसी तरह की अनेक बातें सोचता हुआ वह दौड़ पड़ा उधर जिधर महाराज के विश्राम के लिए तंबू गाड़ा गया था। महाराज के पास पहुंचकर वह किसान साष्टांग दंडवत की मुद्रा में आया तथा महाराज से कहा, महाराज, प्रजापालक, आपको देखकर मेरे नयन तृप्त हुए। यह राज्य आपका, यह खेत आपका, आप प्रजापालक, मैं आपकी प्रजा।
मुझसे आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं थी, मगर फिर भी आपने एक गरीब किसान के श्रम का जो महत्व दिया है, उसके कारण सदियों तक पृथ्वी पर आपकी न्यायप्रियता की स्मृति रहेगी। इसके बाद वह किसान खुद सिपाहियों के साथ खेत में गया और फलियां तोड़कर महाराज के समक्ष श्रद्धापूर्वक प्रस्तुत किया और फिर महाराज से आज्ञा लेकर गांव लौट गया। पुनः थोड़ी देर के बाद वह आया। उसके साथ गांव के कुछ लोग थे जो अपने साथ तरह तरह के पकवान लाए थे महाराज के लिए और महाराज के अनुचरों के लिए। इतने सम्मान की कल्पना महाराज ने नहीं की थी। तेनालीराम यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरे दिन जब महाराज वहां से अगले पड़ाव के लिए कूच करने लगे, तब तेनालीराम का घोड़ा उनके घोड़े के साथ साथ चल रहा था। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, तुम्हारे कारण कल रात अच्छा भोजन प्राप्त हुआ, अब आगे देखें क्या होता है। तेनालीराम ने कहा, आगे भी अच्छा ही होगा। और महाराज, इस गांव के लोग वर्षों आपका गुणगान करेंगे और आपकी न्यायप्रियता एवं ईमानदारी की कथाएं कहेंगे, जबकि आप जानते हैं कि आपने इनका लिया ही है, दिया कुछ नहीं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 6 दोस्तों, महाराज कृष्णदेव राय आमोद प्रिय व्यक्ति थे। उल्लास के सामान्य अवसरों पर भी महाराज उत्सव मनाते थे। उनके इस स्वभाव के कारण विजयनगरवासी प्रसन्न रहा करते थे। कहा भी गया है, जैसा राजा वैसी प्रजा। एक बार नव वर्ष के शुभागमन पर महाराज कृष्णदेव राय ने अपने मित्रों को बुलावा भेजा। महाराज की इच्छा थी कि इस बार नववर्ष समारोह पूर्वक मनाया जाए। समारोह में उन्होंने पड़ोसी राज्यों के नरेशों को भी आमंत्रण भेजा। नववर्ष के अवसर पर होने वाले समारोह में राज्य भर के कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर देने का निश्चय कर महाराज ने वैसी व्यवस्था भी करवा ली। समारोह के लिए अतिथियों का आना प्रारंभ हो गया। पड़ोसी राज्यों के 2 नरेश समारोह के 2 दिन पहले ही पहुंच चुके थे। महाराज ने इन दोनों नरेशों को अतिथिशाला में नहीं ठहराया, बल्कि उन दोनों नरेशों के लिए राजमहल के ही 2 कक्षों को सजाया गया था। दोनों नरेश उन्हीं कक्षों में ठहरे थे। इनमें से एक नरेश का नाम था प्रसेनजित तथा दूसरे का नाम था वज्रबाहु। महाराज कृष्णदेव राय का बचपन इन दोनों के साथ व्यतीत हुआ था। गुरुकुल के दिनों में महाराज कृष्णदेव राय के साथ ही इन दोनों ने शिक्षा ग्रहण की थी। एक ही गुरुकुल, एक ही गुरु। अतिथि प्रेमी होने के कारण महाराज कृष्णदेव राय ऐसे भी अपने महल में आने वालों का खूब सत्कार किया करते थे। अब जब उनके 2 बाल सखा पधारे हों तो उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी कैसे रह सकती थी। महाराज लगातार अपने इन दोनों अतिथियों के पास ही बने रहते। कभी मित्रों के साथ चैसर खेलते तो कभी घुड़सवारी के लिए निकल जाते। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। नववर्ष समारोह का दिन आ गया। पिछले 2 दिनों तक अपने मित्रों की आवभगत में लगे रहने के कारण महाराज को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि मुख्य समारोह की क्या तैयारियां हुई हैं और क्या बाकी हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि महाराज मुख्य आयोजन के संदर्भ में स्वयं कोई रुचि न दिखाए। महाराज के विशिष्ट सभासद भी महाराज के इस आचरण से अचंभित थे। जिस दिन नववर्ष का मुख्य समारोह आयोजित होने वाला था, उस दिन प्रातःकाल में महाराज के मुख्य सभासदों और विश्वसनीय माने जाने वाले लोगों ने मिलकर तय किया कि आज वे लोग महाराज से मिलने महल में जाएंगे तथा महाराज से आग्रह करेंगे कि वे समारोह की तैयारियां देख लें। सुबह महाराज अभी बिस्तर से उठे ही थे कि उन्हें प्रहरी ने सूचना दी कि महाराज से मिलने के लिए सभासदों का विशिष्ट मंडल आया हुआ है। महाराज ने प्रहरी को निर्देश दिया कि वह उन लोगों को बाहरी कक्ष में बैठाए और प्रतीक्षा करने के लिए कहे। थोड़ी ही देर के बाद महाराज कृष्णदेव राय अपने कपड़े बदलकर वहां पहुंच गए जहां उनकी प्रतीक्षा में सभासद बैठे हुए थे। इन सभासदों में तेनालीराम भी था।
महाराज को सभी सभासदों ने समारोह की तैयारियों के विषय में जानकारियां दी और उन्हें समारोह स्थल पर चलने को कहा। अभी महाराज अपने सभासदों की बातों का कोई उत्तर भी नहीं दे पाए थे कि महाराज के भवन में आतिथ्य प्राप्त कर रहे उनके मित्रा प्रसेनजित ने कक्ष में प्रवेश किया। एक ऐसे कक्ष में जहां कोई राजा अपने विशिष्ट सभासदों के साथ विचार विमर्श या मंत्राण कर रहा हो, वहां इस प्रकार बिना सूचना दिए प्रवेश कर जाना अशिष्टता समझी जाती थी। सभासद चैंक पड़े और प्रश्नसूचक दृष्टि से प्रसेनजित की ओर देखने लगे। महाराज ने भाप लिया कि कक्ष में इस तरह प्रसेनजित का आना सभासदों को पसंद नहीं आया। इसे उनके राज्य में, स्वयं उनके महल में अशिष्टता माना जाता है। लेकिन प्रसेनजित को वे कुछ कह भी नहीं सकते थे। बात बिगड़े नहीं, इसलिए उन्होंने मुखर होते हुए कहा, आओ भाई प्रसेनजित, अपना आसन संभालो। ये लोग मेरे विशिष्ट सलाहकार हैं और आज नववर्ष समारोह के कार्यक्रम तय करने पधारे हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद महाराज ने अपने सभासदों से कहा, और ये हैं प्रसेनजित, कलिंग के महाराजा, मेरे गुरु भाई और बालसखा। तेनालीराम ने देखा कि प्रसेनजित की चाल में एक दर्प है। महाराज द्वारा परिचय दिए जाने पर जब सभासदों ने उसका अभिवादन किया तो प्रसेनजित ने अपनी गर्दन अकड़ा ली और उसे हल्का सा हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। तेनालीराम ने उसकी मुद्रा देखकर मन ही मन कहा, रे यह तो बड़ा दंभी है। प्रसेनजित ने सभासदों की उपेक्षा करते हुए महाराज कृष्णदेव राय से पूछा, अरे कृष्णदेव, यह सुबह सुबह दरबार लगाकर क्यों बैठ गए? समारोह की तैयारी देखना कब से राजाओं का कार्य हो गया? क्या तुम्हारे राज्य में ऐसे योग्यजनों का अभाव है जो समारोह की तैयारी कर सकें? महाराज कृष्णदेव राय ने झेंपते हुए अपने सभासदों से कहा, आप लोग सक्षम हैं। जो भी आवश्यक लगे कर लें। हम लोग समारोह देखने के लिए पहुंचेंगे। महाराज की झेंप को तेनालीराम ने भांप लिया। वह समझ गया कि सभासदों के समक्ष प्रसेनजित का यह व्यवहार महाराज को भी अनुकूल नहीं लगा। मन ही मन तेनालीराम ने प्रसेनजित के आचरण की समीक्षा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह व्यक्ति भले ही राजा हो मगर है अशिष्ट। इसे सामान्य लोक व्यवहार की भी समझ नहीं है। अंततः महाराज के बिना ही सभी सभासद उठकर समारोह स्थल की ओर प्रस्थान कर गए। जिस समय वे लोग कक्ष से बाहर जा रहे थे, उसी समय प्रसेनजित ने सभासदों को संबोधित करते हुए कहा, कुछ कार्य तुम लोग स्वयं कर लिया करो। आयोजन की व्यवस्था करना या उसका निरीक्षण करना राजाओं का कार्य नहीं होता। प्रसेनजित द्वारा आदेशात्मक स्वर में कही गई यह बात किसी भी सभासद को पसंद नहीं आई। वर्षों से वे महाराज कृष्णदेव राय की सेवा में हैं। कभी भी महाराज ने उनसे इस शैली में बातें नहीं की। वे सभी मन ही मन प्रसेनजित को कोसते हुए कक्ष से बाहर हो गए। नववर्ष का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुका था। एक के बाद एक मंच पर कलाकार आते, अपनी कला का प्रदर्शन करते और लौट जाते। पहले बाल कलाकारों को कला प्रदर्शन का अवसर दिया गया, फिर पुरुष कलाकारों को और अंत में महिला कलाकारों को। महिला कलाकारों में एक से बढ़कर एक नृत्यांगनाएं मंच पर आती रहीं, नृत्य प्रस्तुत कर जाती रहीं। तेनालीराम ने देखा कि दर्शकों की अगली पांत में महाराज के साथ बैठा प्रसेनजित महिला कलाकारों की ओर बहुत ही लोलुपष्टि से देख रहा है। उसकी दृष्टि में छिपे अवील भाव को पहचानकर मन ही मन तेनालीराम क्षुब्ध हो उठा कि महाराज ऐसे व्यक्ति को अपना बालसखा कहते नहीं अघाते, मगर तेनालीराम अपने स्थान पर बने रहने के लिए बाध्य था। इस अशिष्ट व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार तो उसे कतई नहीं था, मगर प्रसेनजित के प्रति उसके मन में वितृष्णा का भाव अवश्य गहरा गया था। मध्य रात्रि तक समारोह चलता रहा। समारोह के समापन के बाद महाराज अपने मित्रों के साथ भवन में चले गए।
सभासदों को घोर विस्मय हुआ कि महाराज ने अन्य अतिथियों से यह भी नहीं पूछा कि उन्हें समारोह में आनंद आया या नहीं। शुभ रात्रि कहने की औपचारिकता भी उन्होंने नहीं निभाई। तेनालीराम को महाराज के व्यवहार में आया यह परिवर्तन पसंद नहीं आया। महाराज कृष्णदेव के दरबार में उसकी हैसियत मात्र एक विदूषक की थी। वह संशय में था कि महाराज को उनके आचरण में उत्पन्न हो रहे दोष के प्रति कैसे सचेत करे। नववर्ष का समारोह संपन्न हो चुका था। अतिथि वापस लौट चुके थे, किंतु महाराज राजकाज की सामान्य दिनचर्या में भाग नहीं ले रहे थे। कुछ आवश्यक होता तो संबंधित कर्मचारी को राजभवन में बुलाकर ही निर्देश दे देते और फिर अपने दोनों मित्रों के साथ या तो चैसर खेलने में व्यस्त हो जाते या शिकार करने निकल जाते। एक दिन उन्होंने किसी कार्यवश तेनालीराम को राजभवन में बुलवाया। जो निर्देश देना था दिए, जो बातें करनी थीं की। अवसर देखकर तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, बादल यदि बरसना बंद कर दे तो धरती उर्वर नहीं रहती। हवा यदि बहना बंद कर दे, सूर्य यदि चमकना बंद कर दे, तब प्रकृति का विनाश अवश्यंभावी है। हवा, बादल, सूरज जिस तरह अपने कर्तव्य में सतत निमग्न रहते हैं, उसी तरह प्रजापालक राजा को भी अपने कर्तव्य में लगा रहना चाहिए। महाराज कृष्णदेव राय चैंके। उन्होंने तेनालीराम की ओर प्रश्नसूचक से देखा। किसी राजा के इस तरह देखने का अर्थ होता है अवश्यंभावी दंड। मगर तेनालीराम के चेहरे पर रंचमात्रा भी भय नहीं था। महाराज ने कुपित स्वर में पूछा, तुम्हारे कहने का आशय क्या है तेनालीराम? महाराज, आप अन्नदाता हैं। मेरी विनती है कि आप मेरे और विजयनगरवासियों के अन्नदाता बने रहें। महाराज कृष्णदेव राय की तनी भ्रिकुटियों का तनाव तेनालीराम का उत्तर सुनकर थोड़ा कम हुआ, किंतु तेनालीराम के कथन के निहितार्थ को समझते हुए वे उद्वेलित हो गए थे। उन्होंने आवेश भरे स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा? राजकाज में व्यस्त रहना मात्र ही मेरी दिनचर्या होनी चाहिए। मेरे दो अभिन्न मित्र वर्षों बाद मिले हैं। मेरा उनके प्रति भी तो कुछ कर्तव्य है। तेनालीराम ने उनकी ओर विस्मय भरी दृष्टि से देखा और अनायास उसके मुंह से निकला, अभिन्न मित्र? क्यों, तुम्हें कोई संदेह है? महाराज ने पूछा। तेनालीराम मौन उनकी ओर देखता रहा। बोलो तेनालीराम, बोलते क्यों नहीं? बताओ कि ये दोनों मेरे मित्र हैं या नहीं? फिर इनके प्रति मेरा कोई दायित्व है या नहीं? मित्र, तेनालीराम ने महाराज की ओर फिर से प्रश्नात्मक दृष्टि डाली। तेनालीराम की प्रश्नात्मक दृष्टि से महाराज विचलित हो गए और संशयुक्त वाणी में तेनालीराम से पूछने लगे, बताओ तेनालीराम, क्या ये दोनों मेरे मित्र नहीं हैं? क्या तुम्हें इनकी मित्रता पर संदेह है? क्या बात है, बिना डर के बोलो। तुम्हारे मन में इनके प्रति क्या धारणा है? महाराज के स्वर में जिज्ञासा थी। महाराज के बदले स्वर को सुनकर तेनालीराम के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि सत्ता कितने आडंबर से अपना दर्पपूर्ण चेहरा बनाए रखती है, किंतु सच का एक झोंका उसे जड़ से हिला देता है। यही महाराज कृष्णदेव राय अभी 2 क्षण पहले अपनी मित्रता की बखान करते हुए अपने मित्रों के प्रति अपने कर्तव्य का उल्लेख कर रहे थे, और अब वही महाराज कृष्णदेव राय संशयुक्त मन से पूछ रहे हैं, क्या वे मित्र नहीं हैं? तेनालीराम ने स्थिति अनुकूल पाते हुए उसका लाभ उठाया और बोला, महाराज, मित्र की पहचान मैंने नहीं की है, किंतु यदि आप चाहें तो वह भी कर सकता है। हाँ तेनालीराम, मैं चाहता है कि तुम मुझे बताओ कि इन दोनों में से मेरा सच्चा मित्र कौन है? महाराज ने कहा। तो ठीक है महाराज, तेनालीराम ने विश्वास भरिष्टि से महाराज की आंखों में झांकते हुए कहा, आज रात्रि विश्राम मैं राजभवन में कर सकें, ऐसी व्यवस्था करा दें। मेरे ठहरने का प्रबंध अपने इन दोनों मित्रों के कक्ष के आसपास करा दें। महाराज मान गए। शाम को तेनालीराम आया
तो उसे महाराज के मित्र प्रसेनजित और वज्रबाहु के कक्षों के सामने के एक कक्ष में ठहरा दिया गया। तेनालीराम के राजभवन में ठहरने की सूचना गोपनीय रखी गई। महाराज कृष्णदेव राय स्वयं एक बार तेनालीराम के कक्ष में ले आए। उन्होंने तेनालीराम से कहा, कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप इतना करें कि अपने मित्रों के कक्ष में ही रात्रि का भोजन भेजें। भोजन में ऐसे पकवान हो जिनमें अच्छी सुगंध हो। सुस्वादु पकवानों से भरे थाल जब आप अपने मित्रों के कक्ष में भिजवा दें तब तुरंत यह समाचार फैला दें कि आपका स्वास्थ्य अचानक बहुत खराब हो गया है। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, तेनालीराम ने कहा। लेकिन इससे होगा क्या? महाराज ने पूछा। यही तो देखना है महाराज, तेनालीराम ने कहा। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, तेनालीराम, महाराज ने जिज्ञासाभरे स्वरा में कहा। सुबह तक प्रतीक्षा करें महाराज, तेनालीराम ने महाराज को यह कहते हुए आश्वस्त किया। रात्रि के भोजन का समय था। राजभवन में अतिथि के रूप में रह रहे प्रसेनजित और वज्रबाहु के कक्ष में भोजन लाकर रखा गया था। भोजन से भूख जगाने वाली सुगंध उठ रही थी, जिससे आसपास का वातावरण महमहा उठा था। प्रसेनजित और वज्रबाहु अभी भोजन करने के लिए उद्यत हुए ही थे कि दो प्रहरी दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब है। राजवैद्य उनकी शुश्रूषा में लगे हैं, मगर उनकी स्थिति खराब होती ही जा रही है। यह सूचना देकर दोनों प्रहरी लौट गए। वज्रबाहु तत्काल भोजन की थाल से उठ गए और अपना हाथ अंगवस्त्राम से पोंछते हुए महाराज के कक्ष की ओर दौड़ पड़े, जबकि प्रसेनजित ने जी भर के भोजन किया और थोड़ी देर लेटने के बाद वह महाराज के कक्ष की ओर गया। तेनालीराम ने दोनों के जाने के बाद उनके कक्षों में जाकर भोजन की थाल में भोजन की स्थिति देखी। प्रसेनजित की थाल रिक्त हो चुकी थी, जबकि वज्रबाहु की थाल में भोजन ज्यों का त्यों था। एक निवाला तैयार था, जैसे उसे हाथ में उठाकर फिर से थाल में रख दिया गया हो। सुबह तक राजवैद्य भवन में रहे। सूर्योदय से पहले ही महाराज स्वस्थ हो गए। तेनालीराम महाराज के कक्ष में उन्हें देखने के बहाने पहुंचा। उसे देखकर महाराज ने पूछा, क्यों तेनालीराम, आज मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दोगे? आज नहीं, अभी महाराज, तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बताओ तेनालीराम, मेरा मित्र इन दोनों में से कौन है? या दोनों ही हैं? या दोनों में से कोई नहीं? संशय मुक्त होकर बताओ, महाराज ने पुनः तेनालीराम से पूछा। तेनालीराम ने महाराज की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आपका सच्चा मित्र वज्रबाहु है, प्रसेनजित नहीं। फिर तेनालीराम ने महाराज के अस्वस्थ होने के बाद की घटना बता दी कि मित्रा का स्वास्थ्य खराब होने की सूचना से उद्वेलित होकर किस तरह वज्रबाहु भोजन छोड़कर महाराज के शयन कक्ष की ओर दौड़ पड़ा और प्रसेनजित ने किस तरह भोजन करने के बाद विश्राम किया और तब अपने कक्ष से निकला। तेनालीराम से पूरा वृत्तांत जानने के बाद महाराज ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, भविष्य में भी तुम मेरे आचरण पर दृष्टि रखना। यदि कभी मैं कर्तव्य विमुख होता दिखें तो इस बात की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो भी उचित जान पड़े करना। उस दिन से ही महाराज कृष्णदेव राय पहले की भांति दरबार में जाने लगे। महाराज को सक्रिय और सजग देखकर सभासदों में भी उत्साह पैदा हो गया और विजयनगर में पैदा हुई उदासीनता समाप्त हो गई। दोस्तों, तेनालीराम कृष्ण की यह मजेदार कहानियां आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।